हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका नॉलेज मेंटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के पार्ट 5 वीडियो के साथ। और अगर आपने इस सीरीज़ के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं, हमने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। साथ ही साथ आप आई बटन ऊपर में क्लिक करके भी वहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए आज के कंटेंट्स की ओर हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और साथ ही साथ उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, कैसे ये अफेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और कैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता है या घटता है, इसके कारण क्या डिफरेंसेस है किसी भी दो मीडियम में। साथ ही साथ हम जानते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल लॉ जो है बहुत ही सिमिलर है हमारे कूलम्ब्स लॉ से। तो देखेंगे क्या क्या उनमें सिमिलरिटीज़ है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, और कंपेयर करेंगे हम उन दोनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले अपना कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ग्रेविटेशनल लॉ का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बॉडीज़ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन इन्होंने क्या डिराइव किया था कि कोई भी जो दो बॉडीज़ हैं इस यूनिवर्स में, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और वो अट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो आपस में फोर्स लगाते हैं, किसी भी मीडियम में हो, यूनिवर्स में हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो वो प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो बॉडीज़ के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हम m1 m2 से, जहाँ m1 और m2 मास 1 और मास 2 था हमारा, उससे हम इसे रिलेट कर रहे हैं अभी, तो उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। साथ ही साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का, यानी कि 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है ये। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, दैट इज़ कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: द फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आप टैली कर पा रहे होंगे कि हमारा जो पिछला ग्रेविटेशनल फोर्स था और ये कूलम्ब्स लॉ है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है और इसके स्टेटमेंट भी सेम है, और हम फार्मूला भी सेम पाने वाले हैं। उसका फार्मूला हमारा होता था F = G m1m2/r²। और साथ ही साथ हमारा ये जो कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला होने वाला है इसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और साथ ही साथ उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसे हम कुछ ऐसे हमने लिखा है यहाँ, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और साथ ही साथ F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और इस तरह से हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो उसके साथ आएगा हमारा एक कांस्टेंट, दैट इज़ K, और इस कांस्टेंट को हम कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। इसके बारे में और भी जानेंगे आगे। तो यहाँ इस तरह से हमारा कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन हो जाता है K Q1 Q2/r²। यहाँ K हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट है, F हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। आप यहाँ एक बात ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, हमारा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कूलम्बिक फोर्स हो गया, ये सारे एक ही हैं और इसने हम अलग अलग जगह पे यूज़ करेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो। साथ ही साथ हमारा Q1 और Q2 चार्जेस हैं, दो चार्जेस जिनके बीच में फोर्स लग रही है, और R उन दोनों चार्जेस के बीच का डिफरेंस है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके इक्वेशन की ओर। तो यहाँ इसका इक्वेशन है कुछ इस तरह से, F = K Q1 Q2/r²। तो इस K के वैल्यू को हम डिराइव कर सकते हैं विद द गिवन फार्मूला, दैट इज़ 1/4πε0। और इस वैल्यू फार्मूले में जब हम ε0 की वैल्यू रखते हैं, दैट इज़ 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इससे हमें K का वैल्यू डिराइव होके आ जाता है, दैट इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है द वैल्यू ऑफ ε0 इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसके बारे में हम परमिटिविटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अपने अगले स्लाइड में। और आप सबसे नीचे लिखे हुए देख सकते हैं, दैट इज़ वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन मीडियम एंड द वैल्यू मेंशन्ड अबव इज़ वैलिड फॉर वैक्यूम और वी कैन से फॉर एयर। यानी कि जो K का वैल्यू है ये मीडियम टू मीडियम चेंज करता है, अलग अलग होता है अलग अलग मीडियम में K का वैल्यू।
और ये जो वैल्यू है हमारा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है वैक्यूम में, या फिर हम कह सकते हैं एयर में। अब हम बात करते हैं परमिटिविटी के बारे में। तो परमिटिविटी क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे है दैट इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which permit its molecule to decrease the interaction between the two bodies। यानी कि किसी भी मीडियम में अगर कोई दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है तो परमिटिविटी के अकॉर्डिंग वो मीडियम अपने मॉलिक्यूल्स को भेजती है ताकि वो जाए और उस दो बॉडी जिनके बीच में फोर्स लग रही है उसके फोर्स को वो कम कर दे, उसके मैग्नीट्यूड को वो तोड़ दे, उस फोर्स के बीच में जाके उस फोर्स को तोड़ दे और इस तरह से फोर्स कम हो जाए। तो आपने देखा ये जो परमिटिविटी है ये हिंड्रेंस का काम करती है। किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनके बीच में एक हिंड्रेंस ऑकर करती है। हम कह सकते हैं कि उन दोनों फोर्स को ये कम करने का काम करती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब जब परमिटिविटी का वैल्यू कम होगा तब तब हमारा जो है सो फोर्स अधिक होगा, यानी कि जितना कम परमिटिविटी होगा उतना अधिक हमारा फोर्स होगा। और इस तरह से हम इस कंक्लूजन पे आते हैं द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, यानी कि लेसर द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मोर विल बी द फोर्स ऑन इट, यानी कि जितना कम हमारा परमिटिविटी का वैल्यू रहेगा उतना ही अधिक हमारा फोर्स का वैल्यू रहेगा किसी भी मीडियम में। अगला है हमारा द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज़ मिनिमम इन वैक्यूम, यानी कि हमारा जो वैक्यूम है उसमें परमिटिविटी का वैल्यू जो होता है वो सबसे कम होता है और उसका वैल्यू क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और ये कम क्यों होता है? ये कम इसलिए होता है क्योंकि अब कौन सा मीडियम था हमारा, तो मीडियम तो था वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि वहाँ क्या खाली है, कुछ नहीं है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है जिन्हें कि वो जाके मीडियम कहेगा कि हाँ जाओ भाई इसके जो है सो फोर्स को इंटरप्ट करो, फोर्स को डिस्टर्ब करो, इसलिए वहाँ पे फोर्स सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि परमिटिविटी वहाँ पे सबसे कम होता है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अभी अभी हमने देखा था कि कूलम्स लॉ को कैसे इक्वेशन में लिखते हैं, कूलम्स लॉ क्या होता है। अब देखेंगे उसके वेक्टर फॉर्म को, उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि वेक्टर क्या बताता है? वेक्टर हमें बताता है किसी भी चीज़ का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमें फॉर्मूले से पता चल जाता है, पर उसका डायरेक्शन क्या है, कौन से डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, उसे जानने के लिए हम वेक्टर का यूज़ करते हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है और इन पे एक दूसरे के कारण फोर्स लग रहा है। अब हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि सेकंड चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है फर्स्ट चार्ज के कारण वो कितना लग रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है F21 यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसे इस तरह से लिखते हैं, इस नोटेशन में आपको ध्यान रखना है ये। और तो इसका पहले फार्मूला होता है Q1 Q2/r², तो उसी को यहाँ लिखा गया 1/4πε0, क्योंकि हम लोग जानते हैं K का ही वैल्यू होता है 1/4πε0। और फिर इसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमारा डायरेक्शन बताता है। यहाँ आप नीचे में लिखा हुआ देख सकते हैं दैट R12 इज़ द वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। यानी हमारा जो फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है, तो फोर्स हमारा लग रहा है चार्ज सेकंड पे, और किसके कारण लग रहा है, तो फर्स्ट चार्ज के कारण लग रहा है। तो हमारा डायरेक्शन क्या हुआ फोर्स का? फोर्स का हमारा डायरेक्शन हो गया 1 से 2, यानी कि फोर्स लग रहा है 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर, इसलिए हमारा हो गया वो यूनिट वेक्टर R12। और फोर्स हमारा किस पे लग रहा है, तो 2 पे लग रहा है, इसलिए वो पहले बाद में हम 2 लिखे हैं और पहले 1 लिखे, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और उसी तरह से अब हम देख लेते हैं फोर्स कितना लग रहा है Q2 के कारण Q1 पे, यानी कि अब पहले चार्ज पे हमने पहले ऊपर देखा कि दूसरे चार्ज पे पहले चार्ज के कारण कितना लग रहा है, और अब हम देखेंगे कि पहले चार्ज पे दूसरे चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा है। उसे भी हम उसी प्रकार लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सॉरी, यहाँ ε0 छूट गई है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और फिर उसे हम उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि उसके डायरेक्शन को बताता है, और इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारा 2 to 1, यानी कि हमारा फोर्स जो लग रहा है वो 2 से लग रहा है 1 की ओर लग रहा है। ठीक है, तो होप सो आपको ये टॉपिक भी समझ में आई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये
फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिन्हें हम कूलम्बिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ, तो वो हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ को कैसे फॉलो करता है। तो आपने देखा होगा कि ये हमारा जो फार्मूला था Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी कि 1/r² जो था, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि जब भी हमारा डिस्टेंस जो है सो घटेगा, ओके, अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो वो स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा। जितना हमारा डिस्टेंस घटा है उसके स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा। इन द सेम केस अगर हमारा डिस्टेंस इंक्रीज़ करता है तो हमारा जो फोर्स है वो डिक्रीज़ करेगा। और कैसे डिक्रीज़ करेगा? तो स्क्वायर के फॉर्म में डिक्रीज़ करेगा वो। और यही है हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ। आप यहाँ देख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, वो कैसे वेरी करता है? तो वो इन्वर्सली वेरी करता है। यानी कि अगर हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो हमारा फोर्स और अधिक होगा, और फोर्स अगर हम डिस्टेंस को अधिक करते हैं तो फोर्स कम होगा। यही हुआ हमारा इन्वर्सली रिलेशनशिप। आप देख सकते हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल्स टू KE Q1 Q2 बाय r²। डबलिंग द डिस्टेंस रिड्यूसेस द फोर्स बाय 1% बाय ए वेक्टर ऑफ 1/4। और आप यहाँ एक फिगर में देख सकते हैं, दो चार्ज है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है और उस पर एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स लग रहा है, यानी कि रिपल्सिव होता है। हम जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पहले हम देख सकते हैं कि हमारा जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था वो 1 सेंटीमीटर था, और उस केस में हमारा जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था वो था K Q1 Q2 बाय r²। और यही जब हम उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं, इंक्रीज़ करके 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो अब क्या हो जाता है कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स था वो घट के यानी कि 1/4 टाइम्स डिक्रीज़ हो गया है। आप देख सकते हैं Fe/4 हो गया है अब, यानी कि जो पुराना हमारा फोर्स था उसके कंपैरेटिवली 4 टाइम्स ये डिक्रीज़ हो गया है। आगे हमारा 2 पॉइंट है, जिसमें कि पहला पॉइंट है हमारा वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस नॉट एक्सटेंडेड चार्ज। यानी कि हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है वो वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, यानी कि उसे किसी एक्सटेंडेड चार्ज पे नहीं लगाया जा सकता। यानी कि अगर कोई हमारा एक स्ट्रिप है जिस चार्ज जो कि चार्ज्ड है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है किसी दूसरे चार्ज के कारण, वो हम कैलकुलेट कूलम्ब्स लॉ से नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कैसे? उसे इंटीग्रेट करके हम किसी एक पार्ट का पे कितना फोर्स लग रहा है उसे निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगला जो हमारा है नोट्स, दैट इज़ वैलिड ओनली व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी चीज़ें होती है वो अगर रेस्ट पे होती है तभी होती है। तो इसलिए ये जो फोर्स लगेगी ये तभी लगेगी जब हमारे ऑब्जेक्ट्स यानी कि चार्ज जो हैं वो हमारे रेस्ट पे होंगे। अगला हम देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ एग्रीज विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ क्या थे? तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ वाज दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जो भी एक्शन होता है उसके अपोजिट में एक रिएक्शन ज़रूर होता है। तो हमने देखा था वेक्टर फॉर्म में भी कि जितना फोर्स चार्ज 1 लगा रहा है चार्ज 2 पे, उतना ही फोर्स चार्ज 2 लगा रहा है चार्ज 1 पे। पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो उनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो हो गया ना यहाँ पे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यानी कि जो फोर्स हमारा चार्ज 1 पे लग रहा है 2 के कारण, उतना ही फोर्स हमारा लग रहा है 2 पे 1 के कारण। और इस तरह से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये कूलम्ब्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी एग्री करता है। अब आगे हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी कि कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में। तो किसके किसके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में, और जो हमारा कूलम्ब्स लॉ का जो कांस्टेंट है कूलम्ब्स कांस्टेंट, उनमें डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का। हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ऑन दी अदर हैंड हमारा जो k का वैल्यू होता है वो होता है 8.99, जिसे हम अप्रॉक्स 9 लिखते हैं, यानी कि 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। अगला है हमारा एक नोट, जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस आर 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर ए फिक्स डिस्टेंस।
यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना मजबूत होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो इतना मजबूत होगा ना, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच, उसके 36 टाइम 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं खुद में कि कितना मजबूत है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। टॉपिक के अगले पार्ट की ओर बढ़ते हुए हम अब देखने वाले हैं कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे तो दोनों ही इक्वेशन का जो फॉर्म है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। हमने कूलम्ब्स लॉ में देखा था कि हमारा जो फोर्स होता है दैट इज़ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ऑन दी अदर हैंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज़ ऑल्सो G m1 m2 बाय R स्क्वायर। हमारा अगला पार्ट है जिसमें कि है बोथ द इक्वेशन सो इन्वर्स स्क्वायर रिलेशनशिप, यानी कि दोनों ही इक्वेशन में हमें इन्वर्स स्क्वायर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। यानी कि दोनों में हम 1/r स्क्वायर के रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं, दोनों में ही ये पाए जाते हैं। अब हमारा अगला है बोथ द इक्वेशन शोज द फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ दैट काउजेस फोर्स। यानी कि हमारा जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के, यानी कि जिन भी दो चीज़ों में के बीच फोर्स लग रही है, हमारा जो फोर्स लगेगी वो प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के प्रोडक्ट के। यानी कि अगर दो चार्जेस हैं तो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर दो मास हैं किसी बॉडी के तो उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी। बात करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ओनली अट्रैक्टिव, ऑन दी अदर हैंड कोलम्बिक फोर्सेस आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हैं वो सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, ऑन दी अदर हैंड हमारा जो कोलम्बिक फोर्सेस है वो अट्रैक्ट करने के साथ साथ रिपेल भी करता है चीज़ों को। जब भी दो किसी लाइक चार्जेस के बीच में हमारा फोर्स लगेगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर अनलाइक चार्जेस के बीच हमारा फोर्स लगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगला है हमारा वैल्यू ऑफ कोलम्बिक कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट K इज़ ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। एज रिजल्ट कोलम्बिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यानी कि हमारा जो कूलम्ब्स कांस्टेंट जो है दैट इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये वैल्यू ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसलिए हमारा जो कोलम्बिक फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और कितना स्ट्रॉन्गर होता है ये हमने अपने पिछले वाले स्लाइड में देखा था, दैट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है हमारा कोलम्बिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।